हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स, आई होप कि तुम सब कोई बहुत ताबड़तोड़ तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही। रीज़न बीइंग मेरे खुद के सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही बोलना चाहती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरा सफल बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो अहेड परचेज दैट कोर्स। तुम लोग को सारा सब्जेक्ट नहीं खरीदने का है, कोई कंपल्शन नहीं है। तुम लोग हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। ज्योग्राफी के लिए खरीद सकते हो। 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। प्लीज़ गो हैड। अगर तुमको लगता है कि दीदी हिस्ट्री में आप हमें सारा चैप्टर समझा दीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दीजिए, देन दैट वुड बी डन। ये चैप्टर 6 पूरा अपलोड नहीं कर पाऊँगी यूट्यूब पे, बिकॉज ऑलमोस्ट ये चैप्टर 6 मुझे 15 से 20 लेक्चर्स लगेंगे इसको इतने अच्छे से समझाने में, ताकि इसके साथ साथ जुड़ा हुआ चैप्टर 7 भी आराम से समझ में आए। बट आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं पूरा अपलोड नहीं कर सकती। रीज़न बिंग, जो लोगों ने पे किया है आखिर उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगा। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे सारा फ्री में अपलोड कर दूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़ीस भी नहीं है। हिस्ट्री का पूरा कोर्स का, माइंड यू, सारा का सारा चैप्टर्स डिटेल में, तुम जानते हो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, उस डिटेल्ड तरीके से अगर तुमको पढ़ना है, और अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर्स हम सॉल्व करेंगे। जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगी। वो सब का सब 600 रुपीज़ में, माइंड यू, पर मंथ नहीं है ये। पूरे इंटायर हिस्ट्री, अगर सिंगल सब्जेक्ट का तुम खोज रहे हो, हिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट का इंटायर फ़ी, इंटायर मतलब जो तुमको एक बार पे करना है, वो है 600 रुपीज़। और ये चैप्टर के साथ साथ जितना भी चैप्टर्स मैं अपलोड करती जा रही हूँ, यानी कि इन शॉर्ट मैं पूरा बुक ही कवर करूँगी अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर्स, वो तुमको अवेलेबल होगा। तुम इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं तुमको वे बता दूंगी कि कैसे तुम एक्सेस कर सकते हो। लेकिन प्रिपरेशन को प्लीज़ ऐसे आधा अधूरा मत छोड़ो, और प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना कि दीदी आप यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। आई होप कि तुम मेरे शूज़ पे अपना पैर रख के समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैं फ्री में क्यों नहीं अपलोड कर सकती। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, प्लीज़ पेशेंस रखना, हार मत मानना, बस इतना बोल सकती हूँ। एक दीदी होने के नाते बस इतना सामने से एक चेतावनी देती हूँ कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा क्लास 10 के लेवल पे। लेकिन आसान मैं बनाने की कोशिश करूँगी, और तुम इसे उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे जैसा कि मैं बता रही हूँ। बिलीव मी व्हेन आई से कि ये चैप्टर टाइम लेगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग का मेन लक्ष्य क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे साइड बाय साइड तुमको पिक्चर्स इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब कभी ये वाला पिक्चर पे जूम इन करना है, कभी ये वाला पर्सपेक्टिव पे जूम इन करना है। मतलब अलग अलग ढंग से तुमको इस पूरे के पूरे चैप्टर को सोचना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा सा एक कवरेज लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा विजन रखना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। लेकिन अल्टीमेट मुद्दा यही है इस चैप्टर का कि आखिर हम लोग वो आज़ादी की लड़ाई जीते कैसे हम लोग 1947 में 15 अगस्त, बाय द वे आज जब मैं शूट कर रही हूँ ये 15 अगस्त है, हमारा आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे। सो आखिर हम लोग कैसे आज़ादी पाए? क्या इतना आसान था, या बस सोचा और हो गया? जी नहीं, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि न जाने कितने नेशनल लीडर्स ने कितना सारा सैक्रिफाइस करा है। आज उनके बदौलत है कि हम बड़े आराम से अपना जीवन काट रहे हैं, गुलामी में नहीं जी रहे। तो डेफिनेटली ये हमें समझना ज़रूरी है कि आखिर कैसे हम लोग उस आज़ादी के अल्टीमेट गोल तक पहुँचे। लेकिन प्लीज़ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ये रैंडमली डिसाइड, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रैंडमली थोड़े थोड़े लोकल लेवल्स पे लोग आकर के बोले और हो गया। नहीं जी, सभी के सभी लोगों को इकट्ठा आना पड़ा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना हुआ, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होना पड़ा, ताकि लोग इकट्ठा होकर के अपने बातों को अंग्रेज़ों के सामने रखें। जिसको आज तुम कांग्रेस के नाम से जानते हो, उस कांग्रेस के ओरिजिन की बात करेंगे। उस कांग्रेस की ओरिजिन जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, उसके बगैर आज़ादी पॉसिबल नहीं था। तो हम उसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे जानेंगे। और क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि न जाने सारे के सारे मूवमेंट्स में बैकग्राउंड में ये कांग्रेस का रोल होगा। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स का नाम तुम लोग सुनते आते हो, वो इस कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सब इसी से जुड़े थे। तो काइंड ऑफ ये बैकग्राउंड में पता होना ज़रूरी है, और बिलीव मी ये ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सुनो, देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था
उस पे आने से पहले तुम लोग मेरे साथ 1857 की रिवोल्ट के बारे में पढ़ चुके हो। 1857 का जो रिवोल्ट था वो माना जाता है कि इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। काफ़ी लोग नहीं भी मानते, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि उससे भयंकर लेवल पे रिवोल्ट, बड़े लेवल पे इतना कभी देखने को नहीं मिला कि हर एक लोकल रीजन से राजा महाराजा लीडर्स उठ के आ रहे हैं कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। भले ही उनके अपने अपने रीजन्स रहे हो। रानी लक्ष्मीबाई अपने अपना क्या बोलते हैं, झांसी को ना जाने देने के लिए लड़ रही हैं। सब अपने अपने रीजन्स के कारण लड़ रहे हैं, लेकिन इतने मास स्केल में लड़ाई पहली बार देखने को मिला रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और उसका रीज़न मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस पर्टिकुलर सफल बैच के कोर्स में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन एक बात समझो, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जब इतने मास स्केल में लड़ाई हुआ और अंग्रेज़ों ने भले ही उसको सप्रेस कर दिया, अंग्रेज़ों ने दबा दिया, 1857 का रिवोल्ट फेलियर हुआ एंड में जाके, लेकिन अंग्रेज़ समझ गए थे कि ये इंडियंस में कुछ तो बात है, ये हमारे नाक में दम कर देते हैं। लूट के अपने आप को रिच बनाने का ये जो ख्याल है, ये उन लोग को तो कभी इंडिया से अलग नहीं कर पाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ वो काफ़ी डरे हुए थे कि आखिर हम कैसे भी करके ये बवाल ना होने दें नेक्स्ट टाइम। 1857 में हो गया सो हो गया, अब दोबारा उसी प्रकार का इतना घनघोर लेवल पे रिवोल्ट ना ही हो तो अच्छा है। अब क्या करें, तो ज़रा सुनना। हुआ क्या, देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो स्केयर्ड हो चुके थे, यानी डर चुके थे कि ऐसा दोबारा अगर कोई रिवोल्ट हुआ तब तो हमारा पत्ता कटने वाला है। क्योंकि लोगों के बीच में एक नफरत सा आ गया था अंग्रेज़ों के प्रति, क्योंकि वो हमें इकोनॉमिकली हमें नीचे मतलब सप्रेस कर रहे थे इकोनॉमिकली, यानी हमारे पूरे इकोनॉमी का हालत, हमारे पूरे देश का हालत गरीबी में डूबता जा रहा था उनके कारण। हमारे देश से कच्चा माल लेकर जा रहे रॉ मटेरियल्स, अपने वहाँ पर उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना के ट्रिपल दाम पे हमारे यहाँ पे आके बेच रहे हैं। हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस को वसूल के अपना वहाँ पे महल खड़ा कर रहे हैं टैक्स के पैसे से। इंडिया का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे कि पूरे अंग्रेज़ों ने हमारा इकोनॉमी का हालत बेकार से बेकार करके रखा है। साथ ही पॉलिटिकली हमें कोई पावर नहीं दिया, मतलब हर चीज़ में हमसे रिलेटेड, इंडियन सोच रहे हैं कि हमसे रिलेटेड सारा का सारा डिसीजन अंग्रेज़ ले रहा है। हमको क्या करना चाहिए, कौन सा एक्ट हमारे लिए आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, वो सारा डिसीजन अंग्रेज़ ले रहा है। अरे भाई, इंडियन को भी तो वो राइट दो, इंडियन को भी तो उस हाई पोजीशन पे, गवर्नमेंट के पोजीशन पे एक जगह दो ताकि वो भी कुछ बोल सके। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियंस थे वो बहुत भड़के हुए थे इस बात पे। तो प्लीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगी ताकि तुमको इसी लेक्चर में सारा बात याद हो जाए। तो अगर रिपीटेशन से प्रॉब्लम है तो आई एम रियली सॉरी, इसीलिए प्लीज़ सुनो। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ बहुत डर चुके थे कि दोबारा उसी प्रकार का घनघोर रिवोल्ट ना हो। अंग्रेज़ क्यों डर चुके थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अब इंडियंस को समझ में आ चुका है कि हम लोग कैसे, उनका जो इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति है, उनका जो पैसे का मामला है, वो कितना हम लोग उनको गरीब बनाते जा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियंस को पता चल चुका है कि हम उनको पॉलिटिकली कोई राइट नहीं दे रहे, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। सरकार अपना पूरा का पूरा अंग्रेज़ों से मिलकर के सरकार बना हुआ है, इंडियन का कोई उसमें हक ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं है इंडिया का जो डिसाइड करेगा एक्ट वगैरह के बारे में। ये तो इससे वर्ष क्या हो सकता है। और इसी चलते बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तुम लोग पढ़े भी होगे, बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी पढ़ना है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे। ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आएगा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले कोई और था ही नहीं। बहुत सारे थे, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे, बंगाल में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, सब जगह छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि बहुत फेमस नेशनलिस्ट लीडर्स जिसके पार्ट थे, जिसके मेंबर्स थे। लेकिन उससे भी बड़े भयंकर लेवल पे फॉर्म हुआ आईएनसी। अब वो कैसे हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा मज़ा आएगा, ध्यान से सुनना। तो आईएनसी को फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसको फॉर्म किया A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। तुमको A.O. ह्यूम ही, मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा है, बोल भी नहीं पा रही, फंबल हो जा रहा है। A.O. ह्यूम, तुम ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, आईएनसी जो कि था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन, उसको फॉर्म किया था A.O. ह्यूम ने। मैं ह्यूम करके बोलूँगी, ठीक है। ये कौन था? ये ह्यूम जो थे,
ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट क्या होता है तुम लोग को अगर नहीं पता तो तुम लोग गवर्नमेंट का ही एक बोल सकते हो एजेंट, ठीक है, एजेंट नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इंडिया में भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, अगर तुम लोग देना चाहोगे फ्यूचर में तो उसके बाद तुम सिविल सर्वेंट बनोगे। तो अभी मत जाओ उतने डिटेल में, ये बहुत हाई पोजीशन होता है, इतना याद रखो। मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये पोजीशन मिलता है। तो A.O. ह्यूम सिविल सर्विस करते थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो गए तो उन्हें एक बहुत ह्यूमनिज्म उनके अंदर जागा, एक जिसको बोलते हैं ना कि यार भला भाईचारा जागा, कि यार इंडियंस तो बड़े ही उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो एक काम किया जाए, इंडियंस के अंदर जो भावनाएं हैं, इंडियंस अपने ओपिनियन को पेश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडियंस आकर अपने ओपिनियन को रखे, हम उन ओपिनियन को सुनेंगे, अंग्रेज़ उस ओपिनियन को सुनेगा और उसके बदले में कोई रिजल्ट देगा जो कि इंडियंस का भला करे। और ऐसा ही मैं भी समझती थी क्लास 10 तक कि यार ये तो बड़े अच्छे इंसान है ना। कोई भी नाम हम लोग सुनते हैं जो इंडिया के अच्छे के लिए हुआ तो हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि ये अंग्रेज़ बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर छिपा हुआ कुछ और रीज़न भी हो सकता है, और वो रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ये नाम याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनसी को फॉर्म किया A.O. ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। 1885 में ये फॉर्म हुआ, लेकिन 1885 में दिसंबर के कौन से महीने में फॉर्म हुआ ये तुम्हारा ड्यूटी है। जाके जब तुम गूगल में सर्च करोगे तो शायद एग्जाम टाइम पे तुमको याद आ जाए कि अरे दीदी ने बोला था तो मैंने सर्च भी किया था, ये वो डेट रहा। इसलिए गूगल में जाके सर्च करो कि 1885 में एज पर आई रिमेंबर दिसंबर के कौन से डेट पे ये फॉर्मेशन किया गया। अब सुनना, माना जाता है कि आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ह्यूम और डफरिन का ब्रेन चाइल्ड था। इसका मतलब क्या है? माना जाता है कि डफरिन और ह्यूम समय समय पर मिलते थे। हालांकि ह्यूम का रिटायरमेंट हो चुका था तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ में, लेकिन वो डफरिन से मिलते रहते थे क्योंकि इतने हाई पोजीशन पे थे, तो रिटायरमेंट होने के बाद भी तो कुछ तो इज्जत है ना, तो डफरिन से मिलते थे। अब डफरिन कौन है? डफरिन उस समय का गवर्नर जनरल था। जैसे तुम लोग लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़े हो, वैसे ही जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं 1885, उस समय इंडिया का जो गवर्नर जनरल है वो है डफरिन। ठीक है, अब सुनो। तो माना जाता है कि ह्यूम और डफरिन काफ़ी आपस में मिलते थे और बातचीत करते थे, और वो बातचीत करते थे और उनके दोनों के डिसीजन से ही जन्म हुआ आईएनसी का। दोनों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया, बैठ के मुद्दे पे मुद्दे, हाँ यार ये बनाना चाहिए, ये फॉर्म करते हैं। तो काइंड ऑफ उनके मस्तिष्क से पनपा आईएनसी, उनके मस्तिष्क से, उनके ब्रेन से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या दोनों बहुत भले इंसान थे? अरे भाई, इतना ही भलाई होता तो रिटायरमेंट के बाद क्यों सोचना पड़ रहा है ये सब? जब एक्चुअल में उनका वर्किंग लाइफ ईयर था तब वो क्यों नहीं सोचे इंडिया के बारे में ऐसा? रिटायरमेंट हो गया तो आराम से इतना ज़्यादा उनके अंदर ह्यूमैनिटी जाग गया क्या कि इंडियंस का भला करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ह्यूम और डफरिन दोनों समझ चुके थे कि अगर 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा हुआ तो हमारा पत्ता कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें ज़्यादातर नेशनल लीडर्स को साथ में बुलाएंगे। वो नेशनल लीडर्स को हम लोग ये आश्वासन देंगे, ये दिलासा देंगे कि आप आराम से, बहुत ही आराम से अपने जो भी, आपको जो भी तकलीफ़ है हमसे आप वो लिखिए, बताइए, हम लोग उसको पूरा करेंगे। मतलब काइंड ऑफ वो लोग कोई आंदोलन शुरू ना करे तो उसको, उनको काइंड ऑफ बोला जा रहा है सप्रेस करने के लिए, लेकिन बहुत प्यार से कि अरे अरे आंदोलन करने का क्या बात है, आप बोले तो क्या दिक्कत है, हम आपका दिक्कत को सॉल्व करेंगे ना। और इसीलिए आईएनसी का क्रिएशन हुआ। बात समझ रहे हो? आईएनसी का क्रिएशन इसीलिए नहीं किया गया कि इंडियंस आकर के अपना ओपिनियन रखे, अपना सामने अंग्रेज़ों को मज़ा चखाएं। नहीं जी, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा भड़क ना जाए, तो उनके भड़कने से पहले उनको चुप कर दिया जाए। उनको थोड़ा बहुत, अरे चिल्ला क्यों रहे बेटा, ये लो टॉफ़ी, हो गया बच्चा चुप। यहाँ पे सिंपल, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये एक्ट में प्रॉब्लम है, अभी चेंज कर देते हैं। ये उनका मेन मकसद था।
हालांकि मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस इससे अग्री भी नहीं करते। मैं एक वार्निंग दूंगी, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं अपना ओपिनियन थोड़ा बहुत लेकर आऊँगी। तुम लोग जब बड़े हो जाओगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे, तो डेफिनेटली मुझे एक बार कॉल करना और हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। तुम्हारा ओपिनियन भी मैं सुनने को तैयार होंगी, ठीक है। लेकिन अभी मेरे ओपिनियन को सुनो। हिस्ट्री ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है ओपिनियन से, ठीक है। तो इसको ओपिनियन के अलावा अगर बताऊंगी ना, बस फैक्ट बताऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा, फिर क्या मज़ा है। इसलिए थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन देकर बता रही हूँ। तुम डेफिनेटली मेरे ओपिनियन से डिसअग्री कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे हिस्टोरियंस को, जो मैंने अभी जस्ट कहा, इसको बोला है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। वाल्व का मतलब होता है दरवाज़ा, रुका हुआ दरवाज़ा। क्या मतलब है? सेफ्टी वॉल्व मतलब आईएनसी का क्रिएशन हुआ क्योंकि अंग्रेज अपने आप को सेफ रखना चाहते थे उन रिबेलियस इंडियंस के थ्रू। मतलब आगे, अरे बाबा इंडियंस लोग अभी हम लोगों को चकमा चका देंगे, इससे पहले उन लोगों को लॉजेंस, मतलब उन लोगों को चॉकलेट्स दे देते हैं। तो चॉकलेट दिया जा रहा है हमारे भलाई के लिए नहीं भाई, एक्ट में चेंजेस लाए जा रहे हैं हमारे भलाई के लिए नहीं कि इंडियन का कल्याण हो, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इंडियंस हम पे भड़क ना उठे जैसे 1857 में भड़क गए थे। तो अपने आप को काइंड ऑफ सेफ रखने के लिए एक वॉल्व, एक दरवाज़ा का क्रिएशन करना, वो था आईएनसी। अच्छा, इससे पहले कि वो लोग भड़के, आंदोलन शुरू हुआ, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो लोग दुखी हैं, तो उनके दुख को दूर कर देते हैं चॉकलेट्स देके। ये उनका मेन मकसद था। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आईएनसी वॉज फॉर्म्ड बाय A.O. ह्यूम। बाय हुम A.O. ह्यूम, ओके। एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे 1885 में। तुम लोग मेरे को बताओगे कौन से मंथ और कौन से डेट पे। माना जाता है कि ह्यूम और डफरिन का ब्रेन चाइल्ड था आईएनसी, बिकॉज दोनों ने सोच समझ के ये क्रिएट किया था, क्योंकि वो ये सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज़ करना चाहते थे कि भैया अपने आप को प्रोटेक्ट करो, इंडियंस बढ़ के उसके पहले उनको शांत कर दो टॉफ़ी खिला के। अब एग्जैक्टली टॉफ़ी मत समझना, ठीक है। इनका मकसद क्या था? जितने दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाए। क्यों? तो रीज़न वही है ना, कोई छूट जाएगा तो फिर वो अपना कुछ आंदोलन शुरू ना करे। तो एक साथ आओ भाई, सारे के सारे एक साथ आओ, सारे के सारे को अंदर ये भावना जगा दो कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं, हम आपके भलाई के लिए हैं भाई। आपको कोई दिक्कत है आप पेश करो ना, हम दिक्कत सॉल्व करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है आंदोलन करने की। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह इसको डेवलप करना था। तो बहुत कुछ प्यारा सा शक्ल मत इमेजिन करना A.O. ह्यूम का। ये जो पर्सन थे बहुत भला नहीं चाह रहे थे, इसीलिए आईएनसी का क्रिएशन हुआ, प्लीज़, ओके। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है। अब सुनो, आईएनसी में जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स आए, क्योंकि इन्होंने शामिल किया, तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ इस चीज़ को। 1885 में जब शुरू हुआ तो 72 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स कौन होते हैं? जैसे कि छोटे छोटे जो भी इलाके होते हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, कि मतलब उस इलाके में कोई भी तकलीफ होगा तो सबको ही तो जाके नहीं बोल सकता, तो वो एक बंदा जा कर के बोलेगा। उस इलाके में तकलीफ होगा तो वो एक बंदा जा कर के बोलेगा। जैसे मान लो मेरे इलाके में तकलीफ है और सबने मुझे इलेक्ट किया है कि यार हाँ, आप मतलब उन सब लोगों का तकलीफ मैं जा कर के रिप्रेजेंट करूँगी, तो मैं अपने आप को डेलीगेट मानूंगी, ठीक है। तो 1885 में जब इन लोगों ने क्रिएट किया, 1885 में जब क्रिएट किया ये सिंगल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आईएनसी, तो 72 डेलीगेट्स थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे। फेमस नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रिंसली स्टेट्स तुम लोग पढ़ चुके हो मेरे साथ चैप्टर 8 में। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसके रूलर्स भी थे, उसके रूलर्स भी कुछ शामिल थे। और वहीं जस्ट एक साल के अंदर अंदर 434 डेलीगेट्स हो गए थे। यानी कि कहाँ शुरू हुआ था 72 डेलीगेट्स से, और 1886 तक आते आते 434 डेलीगेट्स हो चुके थे आईएनसी के। डिफरेंट फेजेस ऑफ आईएनसी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें कुछ फेजेस नज़र आए हमें। मतलब जो मेंबर्स शुरुआत में थे उनका माइंडसेट कुछ अलग ही था, और बाद में एक इंसिडेंट के बाद माइंडसेट कुछ अलग ही हो गया। क्या माइंडसेट था? तो दो नाम लूँगी, दो काइंड ऑफ थॉट बोल सकते हो, पर्सनालिटीज़। एक होते हैं मॉडरेट्स, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ क्या? एक होता है मॉडरेट और एक होता है एक्सट्रीमिस्ट। ध्यान देना, एक्सट्रीमिस्ट को ही हम लोग रैडिकल्स भी बोलते हैं। होता क्या है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में फ़र्क। मॉडरेट जो लोग थे, मतलब एक ग्रुप ऑफ लोग जिनको हम मॉडरेट नाम दे रहे हैं, ये वो लोग थे जो ये विश्वास रखते थे कि अंग्रेज़ तो हमारे भलाई के लिए है। सच में
अंग्रेज़ हमारे भलाई के लिए है, वो नहीं होते तो हमारा क्या कल्याण होता भाई। अंग्रेज़ हैं तो हमारा कल्याण हुआ है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द ब्रिटिश रूल। अगर हमें कोई तकलीफ़ होगा तो हम अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात को रखेंगे, पहले प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट मतलब बातों से करेंगे, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बातों से बहुत बार उनको बोलेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग उनके पैर के सामने गिड़गिड़ाएंगे। ये उनका ओपिनियन था। मतलब हम अंग्रेज़ सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अंग्रेज़ सत्ता के अंदर ही रहना चाहते हैं, हम अंग्रेज़ सत्ता के नीचे ही रहना चाहते हैं। हमारी कोई भी ज़रूरत होगी तो वो अंग्रेज़ हमारा पूरा करेंगे। ये था मॉडरेट्स का ओपिनियन। एंड बिलीव मी 1885 से 1905 तक ये मॉडरेट ही काइंड ऑफ डोमिनेट किए आईएनसी में। मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा वो लोग नहीं थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? वो जो बोले कि नहीं भाई, बहुत हमको ये चिम करके बात करना हमको अच्छा नहीं लगता, हमको जो अपना फुलफ़िल करना है हम करके रहेंगे, हमको फुलफ़िल करना है, हम वायलेंट तरीके से फुलफ़िल करेंगे, अंग्रेज़ों को खदेड़ेंगे यहाँ से, खुद का यहाँ पे रूल स्थापित करेंगे। ये एक्सट्रीमिस्ट रूलर्स मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। तो आईएनसी में दोनों ही प्रकार के लीडर्स हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज़ किसका चापलूसी करेंगे? अंग्रेज़ किसका बात ज़्यादा मानेंगे? मॉडरेट का, क्योंकि उनके हित में बोल रहा है ना। मॉडरेट तो उनके हित में बोल रहा है कि आप अंग्रेज़ों को बोल रहे हैं कि आप मत निकलो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आईएनसी में जो डेलीगेट्स आए थे उसमें कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ रैडिकल्स यानी एक्सट्रीमिस्ट भी थे। लेकिन अंग्रेज़ किसको सपोर्ट करेंगे? मॉडरेट, जो चुप रहते हैं, जो अंग्रेज़ी सत्ता को मानते हैं, बस थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह कर लेते हैं नॉन वायलेंस सा, फिर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में 1885 से 1905 तक मॉडरेट ही, उनका ही काइंड ऑफ दबदबा चला आईएनसी में। ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट कुछ कर नहीं पाए। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट हर बात पे बोलते थे, अरे क्या गधों की तरह उनका बात सुन रहे हो यार, क्या मतलब क्या अंग्रेज़ कर रहे हो, निकलो, अंग्रेज़ का असली चेहरा समझो। अंग्रेज़ों ने ये आईएनसी हमारे हित के लिए नहीं बनाया है, ये हमें सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बनाया गया है, समझो इस बात को। लेकिन इन ना समझो को समझने में 20 साल लगा, 1885 से 1905 तक। अब मेरे प्लीज़ वर्ड से हार्श मत होना, मैं थोड़ा बहुत मसाला डाल के स्टोरी बता रही हूँ ताकि तुमको याद रहे, ठीक है? तो सुनो, मॉडरेट में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम बहुत सुने होंगे। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और भी नाम है, ये 3 फेमस नाम है जो आगे आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मॉडरेट जो थे, इनका क्या ओपिनियन था? इनका था कि हमें अंग्रेज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कानून वगैरह बनाता है, उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, हमारे इंडियंस को भी कुछ जगह दीजिए, हम लोग भी कुछ कानून वानून बनाने में मदद करें। दूसरा बात, हम लोग खुद का कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहते, और अगर चाहते भी तो आपके रूल के अंडर ही चाहते हैं। मतलब आप लोग मत जाना कहीं भी, आपके रूल के अंडर ही हम लोग चाहते हैं अपना रूलर। साथ ही साथ नॉन वायलेंट तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपके प्रति, आपके अगेंस्ट वायलेंट नहीं होंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट एकदम ऑपोजिट थे। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में दो और निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो एक्सट्रीमिस्ट लिटरली बहुत एक्सट्रीम थे अपने माइंडसेट में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में मॉडरेट्स को ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, और जनता भी विश्वास कर लेता था कि हाँ भाई अंग्रेज़ों ने तो भला ही किया है, इसलिए मॉडरेट का सपोर्ट मिलता था। लेकिन कुछ ऐसा होगा अभी आगे जाकर, जिससे कि मॉडरेट्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि 20 साल तक क्या सोच के चल रहे थे, अंग्रेज़ तो सच में वैसे ही निकले जैसे एक्सट्रीमिस्ट ने बताया। ठीक है, तो एक बार एक बस स्टोरी को रिपीट कर ले रहे हैं, ज़रा सुनो। ए.ओ. ह्यूम ने और डफरिन ने मिलजुल कर बातचीत करके 1885 में 72 डेलीगेट्स के साथ, बहुत सारे नेशनल लीडर्स के साथ क्रिएट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह बना, जहाँ पे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स अपने ओपिनियन आकर अपने जो भी रिक्वेस्ट हैं वो अंग्रेज़ से कर सकते हैं। बस समझ में आया? ये 72 मेंबर्स के साथ यानी डेलीगेट्स के साथ शुरू हुआ, लेकिन 1886 यानी एक ही साल में ये 434 डेलीगेट्स में हो गया। और इसके बाद इन्होंने डिसाइड भी किया कि हम एनुअली मीट करेंगे। हाँ, अगर कुछ अर्जेंट हो गया तो हम लोग कुछ महीनों में भी मीट कर सकते हैं। मतलब वैसे तो तय हुआ कि एक साल बाद कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, मीट करेंगे एक साल बाद। आज तो जूम मीटिंग हो जाता है, पहले ऐसा तो नहीं होता था। डिफरेंट मेंबर्स अलग अलग इंडिया के कोने से आ रहे हैं, एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत करेंगे। तो एनुअल मीटिंग्स का प्लान हुआ कि हम लोग हर साल मीट करेंगे, लेकिन
अगर कुछ बहुत अर्जेंट हुआ तो हम लोग स्पेशल मीटिंग्स भी कर सकते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर 2-3 बार अगर करना पड़े तो हम करेंगे, ठीक है। शुरुआत में जो मेंबर्स थे, सबसे ज़्यादा उन मेंबर्स में उन लोगों का दबदबा, उन लोगों का कहा माना गया जो मॉडरेट थिंकिंग के थे। मॉडरेट यानी वो बड़े चुप से रहते थे, शांत से रहते थे, नॉन वायलेंट तरीके से अंग्रेज़ों का स्वीकार करते थे, अपने ओपिनियंस रखते थे। अंग्रेज़ों ने मान लिया तो मान लिया, नहीं मान लिया तो गिड़गिड़ाएंगे, ये उनका ओपिनियन था। एक्सट्रीमिस्ट हमेशा बोलते थे कि ऐसा मत सुनो उनको भाड़ में डालो, हम लोग अपने आज़ादी के लिए लड़ते हैं। लेकिन इनका कहना था कि नहीं अंग्रेज़ तो हमारा भला चाहते हैं, ठीक है। हुआ क्या, इस पे आती हूँ, ये वाले क्वेश्चन पे आ रही हूँ। इस पे देखो, 1905 तक ये चला, तो ऐसा क्या हुआ 1905 में? तो समझो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर किया कि हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। वैसे हम लोग को ये अगले लेक्चर में समझना है कि बंगाल का पार्टीशन बोले तो क्या समझेंगे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बोला कि हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, और किस बेसिस पे वो करेंगे? हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे। हालांकि रीज़न कुछ और बताया, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि वो क्यों कर रहे थे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड। बंगाल में बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स बंगाल से ही जुड़े हुए थे, तो उनका मेन ओपिनियन था कि जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनके बीच में एक नफरत फैलाओ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करो, रिलीजन के बीच में रिलीजन के बेसिस में जो है डिस्क्रिमिनेशन करो, हिंदू मुस्लिम जो कंधे से कंधा मिला के चल रहा है उसके बीच में दरार डालो, ये उनका मेन मकसद था। तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल घोषित किया कि हम तो बंगाल का पार्टीशन करेंगे, तब जाके मॉडरेट का पट्टी खुला कि सच में ये अंग्रेज़ हमारे सगे नहीं हैं, ये हमारा भला नहीं चाहेंगे। तब जाके गोखले, दादा भाई नौरोजी जी, उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद इतना साल से जो हम लोग 20 साल तक समझने में चला गया, वो बेड़ा गर्क हो उस टाइम का, क्यों ऐसा किया हम लोगों ने। और 1905 में ही जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन का डिक्लेयर किया, तभी गोखले जी ने कहा कि हम स्वदेशी मूवमेंट शुरू करेंगे। अगेन ये नॉन वायलेंट है, मतलब नॉन वायलेंट किसके लिए है? नॉन वायलेंट किसके लिए है? हम अंग्रेज़ों के प्रति अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का ये मतलब था कि हम सिर्फ अपने देश में बना हुआ सामान ही यूज़ करेंगे, आपके देश से आया हुआ मैन्युफैक्चर्ड सामान हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम नहीं यूज़ करने वाले, ये बोला गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। साथ ही साथ 1906 में नौरोजी जी ने, जो कि अगेन मॉडरेट थे, उन्होंने भी सामने से कुछ कहा कि आप लोग इंडिया को क्या गधा समझ के रखे हैं? इंडिया का आप लोग सारा पैसा ड्रेन कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। उन्होंने एक टर्म बोला, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमें पता है कि आप किस तरीके से इंडिया को लूट रहे हैं, आप हमें बेवकूफ़ ना समझें। इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं सस्ते में, इंडिया से टैक्सेस वसूलते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे अपना फैक्ट्रीज बनाते हैं उस पैसे से। इंडिया में तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। अगर इतना ही ज़्यादा इंडिया का टेंशन था, इतना ही हमारा भला करना था आपको, तो इंडिया में जो पैसा मिल रहा है वो इंडिया के ही ग्रोथ में लगाओ ना। आप वहाँ जाके अपना क्यों कंट्री डेवलप कर रहे हो? बहुत सही पॉइंट उठाया नौरोजी जी ने, और अंग्रेज़ों को भी धक्का लगा कि अरे भाई मॉडरेट समझ के रखा था, ये क्या हो गया। अंग्रेज़ों को भी धक्का लगा इस बात पे। तो नौरोजी जी ने बहुत साफ बोला कि आप इकोनॉमिक ड्रेन बंद करो, आप इंडिया के पैसों से इंडिया का डेवलपमेंट करो, तभी आपको यहाँ टिकना होगा। अदरवाइज़ आपको शायद मॉडरेट थिंकिंग से, वो भी एक्सट्रीमिज्म पे आ रहे हैं, शायद आपको निकलना पड़े। दूसरी बात, लैंड रेवेन्यू कम करो, इतना हमको लूटो मत। अगर इतना ही हमारा टेंशन होता तो आप हमें इतना लूटते क्यों? तब से आप 20 साल से हमें यह आश्वासन दे रहे हो कि आप हमारे लिए हो, तो हमारे लिए हो, तो ये दो तरफा व्यवहार क्यों? प्लीज़ बात को समझना। तुम लोग अगर मेरे साथ 1857 का रिवोल्ट पढ़े हो तो तुम लोग जानते हो कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। अंग्रेज़ी सरकार ने डायरेक्टली इंडिया पे रूल दिया था, यानी हमारा खुद का कोई सरकार नहीं था, हम अंग्रेज़ों को अपना सरकार मानते थे। तो यहाँ नौरोजी जी ने बोला कि अगर हम सच में आपके ही बच्चे हैं, आप हमारे सरकार हैं, तो आप मेरे इंडिया और यूरोप के बीच में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? अपने उस बच्चे को खान पान देते हैं और इंडिया से सारा पैसा लूट लेते हैं, क्यों भाई? अगर आप सच्चे हमारे लिए होते, हमारे गवर्नमेंट होते, तो हमारे भी डेवलपमेंट के बारे में टेंशन करते, लेकिन आप नहीं करते। ये बात भी बोला। और नौरोजी जी ने पहली बार स्वराज वर्ड को यूज़ किया। स्वराज का और पूर्ण स्वराज का मीनिंग अलग होता है। पूर्ण स्वराज हम बाद में बात करेंगे। स्वराज का मीनिंग यहाँ पे होता है कि हमको अपना सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है। हाँ, अंग्रेज़ रहेंगे,
नौरोजी जी अभी भी उस थिंकिंग पे थे कि अंग्रेज़ के बिना तो हमारा भला नहीं हो सकता, तो अंग्रेज़ रहेंगे लेकिन हमको अपना सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है। यानी टॉप मोस्ट पावर अंग्रेज़ों के पास होगा, लेकिन लोकल लेवल पे हमें अपना इंडिया का गवर्नमेंट बनाना है। इसी को उन्होंने स्वराज बोला। स्वराज मतलब खुद का राज, स्वराज संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब होता है खुद का राज। साथ ही उन्होंने बोला, और अगर आप नहीं सुने तो हम बॉयकॉट मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे। बॉयकॉट मूवमेंट का मतलब है कि आपके बनाए हुए सामान, आपके द्वारा खोले गए स्कूल, हम किसी में अपने इंडियंस को नहीं भेजेंगे, हम सब कुछ बॉयकॉट करेंगे, हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट का। तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको, टैक्स भी नहीं देंगे आपको, निकलो। तो मुद्दा क्या है, 1905 पे जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में अनाउंसमेंट किया, मतलब अंग्रेज़ों ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। ये रियलाइज़ करवा दिया मॉडरेट को कि अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं हैं। और जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ तो क्या हुआ, 1905 में गोखले जी ने कहा कि हम स्वदेशी मूवमेंट शुरू करेंगे, आपके बनाए हुए किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। नौरोजी जी ने भी 1906 में कहा कि आप ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कर रहे हो उसको रोको, लैंड रेवेन्यू कम करो, हमारा खुद का स्वराज स्थापित करो, भले ही आप ऊपर रहोगे, और बॉयकॉट करेंगे हम सभी के सभी आपके प्रोडक्ट्स को, आपके स्कूल्स को। हम कहीं इंडियंस आपके बनाए हुए किसी भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ये बात बोला। ओके, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बट एक सेकेंड, सवाल एक सिंपल है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे इंडिया के सभी मेंबर्स को इंक्लूड करता है, रियली क्या सभी मेंबर्स, मतलब इंडिया के कोने कोने से लोग उठकर आए थे, इलेक्टेड मेंबर्स आए थे? तो नहीं। एक्चुअल में देखा गया कि ज़्यादातर जो मेंबर्स दिखे वो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इन्हीं लोकेशन से आए थे। इंडिया के छोटे तबके के एरिया से बहुत लोग नहीं आए थे। ज़्यादातर जो लोग थे वो हाई क्लासेस के थे, यानी ब्राह्मण कह सकते हो, लेकिन बहुत जो लो क्लासेस थे इंडिया के अंदर, वो उनका पार्टिसिपेशन आईएनसी के अंदर नहीं देखने को मिला था। और रीज़न भी सिंपल था ना, अंग्रेज़ उनको इंक्लूड करना चाहते थे जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश करेंगे कि देखो आप हमारे कारण, हमारे वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इतने डेवलप हो पाए, बताओ हम लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया। भाई छोटे जो पुअर लोग थे इंडिया के अंदर, उनको तो पता भी नहीं था कि अपना राज किसको कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। अरे भाई जो अनएजुकेटेड है उसको क्या पता कि गुलामी क्या हो रहा है और आज़ादी क्या है, उसको डिफरेंस नहीं पता। हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि इस आज़ादी का करना क्या है, आज़ादी है क्या। इसीलिए अंग्रेज़ों को ये इंटरेस्ट था कि ज़्यादातर जो ऊंचे क्लास वाले हैं, खास करके उस समय ब्राह्मण ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, उनको इंक्लूड किया जाए आईएनसी के अंदर। रीज़न बीइंग, पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है कि हमने सच में भला करा है, उनको हम ब्रेन वॉश करेंगे और आराम से हम लोग अपना यहाँ पे लूटपाट मचाते रहेंगे और सबके नज़र में धूल झोंकते रहेंगे। उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि उनका तो भला ही हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर अंग्रेज़ों को भी पता था कि वो किसी का भला नहीं कर रहे, वो किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। प्लीज़ आगे का लेक्चर, अगेन पेड कोर्स है, ये तो एक डेमो लेक्चर है अगर यूट्यूब पे तुम देख रहे हो। आगे का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे आगे और भी डिस्कशंस करने बाकी हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट।